तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी में एक अजीब चीज़ है और ये मुश्किल पुलिस वालों के सामने अक्सर आ जाती है, खासकर तब जब कातिल खुद घर में छुपा बैठा हो। यानी एक आदमी, उसके घर पे कभी अटैक हो तो बाहरी दीवारें सुरक्षित करना आसान होता है, इसके विपरीत कि अंदर की दीवारों को किया जाए। अंदर आपके अगर कोई भेदी बैठा है, आपका कोई दुश्मन है, आपसे कुछ बदला लेना चाह रहा, तो आप चाह के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके पीछे एक रीज़न है कि आप किसके ऊपर शक करेंगे। हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपकी बीवी हो सकता है वो आपका पिता हो, आपका बेटा हो, आपका चाचा हो। तो ऐसे हाल में ना ही आप कभी डाउट कर सकते हैं, ना ही अगर आपके साथ कुछ हादसा हो और पुलिस वाले जांच पड़ताल करें तो भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि सोच ही उतनी जल्दी नहीं जाती कि परिवार का कोई हो सकता है। क्योंकि तमाम लोग जहाँ दहाड़े मार के रोते हैं, जहाँ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि साहब इंसाफ कीजिए, हमारे घर के इस सदस्य की मौत हुई है, कत्ल हुआ है, कातिल को पकड़ लीजिए, तो ऐसे हाल में कैसे कोई शक करेगा। लेकिन फिर वहीं कातिल छुपा बैठा है। और आज की कहानी भी ऐसी कहानी है। आज की कहानी न केवल पुलिस की एक नायाब जांच पड़ताल का नमूना है, बल्कि पुलिस वालों ने किस बहादुरी के साथ जांच पड़ताल की और अंत में जब कातिल भागता है तो जब उसको पकड़ने गए तो न केवल जंगल था, बल्कि उस जंगल में गुलदार भी थे। और उन गुलदारों से लड़ते हुए, उनसे बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए उस कातिल को पकड़ा। और जब कातिल निकल के सामने आया तो तमाम लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है, एक मशहूर शहर है बिजनौर। काफ़ी लोग जानते हैं बिजनौर को। इसी बिजनौर के पास एक गांव है सलेमपुर गांव। और जहाँ तक मुझे याद है कि सलेमपुर की मैंने एक कहानी शायद कुछ और सुनाई थी, क्योंकि ये नाम मुझे बार बार लग रहा कि मेरे मुंह से निकला है कभी। इसी सलेमपुर में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक शिक्षा मित्र था जिसका नाम था रानू। रानू अब चूँकि शिक्षा मित्र में था तो ठीक ठाक पैसे वैसे भी कमा रहा था। उसके पिता, उनके चाचा बीर सिंह, चाचा का लड़का यानी चचेरा भाई बिक्की, पत्नी, ये तमाम लोग इसी परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। ना ही किसी से कोई लड़ाई थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। हालांकि जो रानू के फादर थे ड्रिंक वगैरह करते थे, लेकिन उस बात से भी परिवार में कभी कोई कलह, कोई कलेश नहीं हुआ। एक दो पैक पी लेते, पीने के बाद सो जाते। यानी गाली गलौज, चीखने चिल्लाने वाला काम उनका भी नहीं था। तो इस वजह से परिवार शांत था। तमाम लोग खुशी खुशी उसी परिवार में एक दूसरे के साथ रहा करते थे। जो कुछ पैसे थे उससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। वक्त गुजरता रहा। रानू की शादीशुदा जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान 31 तारीख की बात है, कायदे से 31 जून की, 31 जून साल 2024, अचानक से उस घर में एक धमाके की आवाज़ होती है। कायदे से जून की अभी बात नहीं है, 31 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 मई की बात है। 31 मई साल 2024 की बात है। अचानक से रानू की फैमिली में एक धमाका होता है। एक रात को तेज से कुछ फटने की, दगने की आवाज़। जैसे ही आवाज़ आई तमाम लोग बाहर निकले। इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। इधर रानू की जो पत्नी थी वो अपने कमरे में झांकने के लिए गई। जब वो झांकने के लिए अंदर जाती है, उसने अंदर जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद बदहवास चीख पड़ती है। फौरन चीख सुन के आसपास के तमाम लोग जब घर की तरफ भागते हैं तो भागने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर रानू मरा पड़ा है। सर पे एक गहरा चोट का निशान, उस निशान की वजह से खून निकल रहा, तमाम कमरे में खून फैला हुआ और रानू मरा पड़ा। अब ये चीज़ जब तमाम लोग देखते हैं, देखने के बाद बदहवास रानू के पास भाग के जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसका सर अपने गोद में रखते हैं। उसके बाद उसको चेक करते हैं। चेक करने के दौरान, नब्ज टटोलने के दौरान पता चला कि रानू भी मरा नहीं है। एक बार शुरू में सबको लगा कि मर गया, लेकिन जब नब्ज टटोली तो देखा कि रानू मरा नहीं है, जिंदा है। फौरन उसको उठाया, उठाने के बाद लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ उसको एडमिट किया। अब डॉक्टर्स जब देखते हैं, देखने के बाद फौरन बता देते हैं कि रानू को गोली मारी गई है। अब तक सबको ये लग रहा था कि कुछ चोट है या फिर क्या है, क्योंकि आनन फान में तमाम चीज़ें हुई, परिवार वाले बेचारे समझ नहीं पाए। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उस चोट को देखा और फौरन बताया कि गोली लगी है,
अब परिवार को मानो काटो खून नहीं कि रानू को किसने गोली मार दी। फौरन डॉक्टरों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया और इधर रानू का इलाज शुरू किया। पुलिस आती है, आने के बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि भाई क्या हुआ था। परिवार वालों ने साफ साफ बताया कि साहब हम लोग घर में शाम को सो रहे थे, रात के 11 बजे की बात है। अचानक से धमाके की आवाज़ आई। बाहर निकला तो देखा कि रानू के सर में कुछ चोट का निशान है। हमने इग्नोर किया, हमें लगा कुछ हो गया होगा। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गोली मारी गई है। पुलिस वालों ने कहा कि क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? परिवार वालों ने कहा कि नहीं साहब, हमने किसी को भागते हुए नहीं देखा। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते वो और हैरान कि भाई कोई आया, घर के अंदर घुसा, गोली मारा, गोली मार के चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं, ये कैसे? बहरहाल इधर डॉक्टरों से कहा कि जल्द से जल्द आप इलाज ठीक तरीके से कीजिए, रानू की जान बचाइए। और अपने तरीके से पुलिस वालों ने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उस कमरे को अच्छे से चेक किया कि कोई कार्टेज वगैरह मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। फॉरेंसिक की टीम आई, फ़ौरन उस कमरे को अच्छे से चेक किया कि कुछ फिंगरप्रिंट मिल जाए या फिर कोई और चीज़ मिल जाए। इधर घर वाले पुलिस वाले अलग दुआ कर रहे हैं कि कम से कम जिसको गोली लगी वो ठीक हो जाए। पुलिस वाले इस उम्मीद में कर रहे हैं कि अगर ठीक हो जाएगा तो हमला करने वाले का नाम बता देगा, शक्ल बता देगा। परिवार वालों के घर का मामला था तो बेचारे खुद चाह रहे थे कि इसको कुछ हो ना, रानू को ठीक हो जाए। यही करते कराते वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करते रहे, लेकिन ना ही पुलिस वालों के हाथ कोई सबूत लगा, ना कोई सुराग लगा। दिन धीरे धीरे गुजरता रहा, रानू का इलाज होता रहा। काफ़ी दिन गुजर गए और अंत में एक बेहद अफसोसनाक खबर डॉक्टरों ने सुनाई। दरअसल गोली लगने की वजह से रानू की जो हालत थी काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी और इलाज के दौरान डॉक्टर तमाम कोशिश करते हैं लेकिन रानू को बचा नहीं पाते। अब रानू को डॉक्टर बचा नहीं पाए। फ़ौरन ये मामला अटेम्प्ट टू मर्डर से सीधा मर्डर में हो गया। धाराएं बदली, पुलिस की जांच पड़ताल का रवैया बदला। उन्होंने और अपने अच्छे तरीके से पड़ताल शुरू की। अब चूँकि जब मामला कत्ल का हुआ तो लोगों ने और इसको हाईलाइट किया। इसी दौरान पुलिस वालों ने अब अलग अलग लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको किसी पे डाउट, किसी पे कोई शक या फिर कोई और बात। परिवार वालों ने कुछ नाम ले लिए और कहा कि फला फला शख्स से हमारी दुश्मनी है और हमें उन्हीं पे डाउट है। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले फ़ौरन उन लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद उन सब से तबीयत से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उन तमाम लोगों को एक एक करके टटोलते हैं। सबको अच्छे से चेक किया, पड़ताल किया और पड़ताल करने के बाद यहाँ अफसोसनाक बात देखिए कि 50 से ज़्यादा लोगों को पुलिस वालों ने चेक कर लिया, उनके मन को टटोल लिया, लेकिन 50 में से कोई ऐसा था ही नहीं जिसके ऊपर कुछ डाउट हो। इधर परिवार वाले एक एक संदिग्धों के नाम बताने लगे, पुलिस वाले सबको टटोलने लगे, सबको अच्छे से एग्जामिन किया, पूछताछ करी, कुछ नहीं। दिन पानी की तरह निकलता चला जा रहा। लगभग 1 महीने गुजर गए। 1 महीने गुजर गए, पुलिस वालों के हाथ खाली। न कुछ बात आगे बन रही, ना ही कुछ खुलासा हो रहा। पुलिस वाले बेचारे हाथ मरोड़ के रह जा रहे कि कुछ तो बात बने। वक्त के साथ साथ लगातार उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने पड़ताल किया, कुछ नहीं मिला। घर वालों को भी एक बार पता कर लिया कि भाई इसमें आपस में कोई रंजिश ना हो, वहाँ भी कुछ नहीं। जहाँ जहाँ वो नौकरी करने गए थे वहाँ पता कर लिया, वहाँ भी कुछ नहीं। ज़मीन के विवाद से लेके पैसे का कोई भी मैटर हो उसको चेक कर लिया, वहाँ भी कुछ नहीं। हैरान परेशान, तरह तरह की मन्नतें, तरह तरह की कोशिशें पुलिस वाले करते रहे, तमाम घोड़े खोल दिए, कुछ नहीं मिला। इसी दौरान लगभग जब 1 महीना गुजर गया, 1 महीने गुजरने के बाद पुलिस वालों के हाथ रानू का फ़ोन लग जाता है। और जब कहीं से कुछ मिला नहीं तो उन्हें लगा चलो रानू के फ़ोन को ही चेक किया जाए। घर में और किसी के पास कोई फ़ोन था नहीं। जब फ़ोन को चेक किया तो चेक करने के बाद एक और चीज़ मिली। दरअसल उस फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी और ये हुआ कि अब इस ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को सुना जाए। अब जब उस फ़ोन को सुनना शुरू किया, क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा था और फ़ोन भी बीबी के पास आ गया था, जो कि पति की मौत के बाद फ़ोन बीबी यूज कर रही थी। तो 1 महीने बाद बीबी से उस फ़ोन को लेके जब सुनना शुरू किया तो उस फ़ोन में लगभग 3,500 रिकॉर्डिंग्स थी। और ये भी पुलिस वालों को नहीं पता था कि इन रिकॉर्डिंग में कोई बात छुपी भी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि और कोई चारा ही नहीं, पहले रिकॉर्डिंग चेक करो। रिकॉर्डिंग को उन्होंने चेक करना शुरू किया, एक एक रिकॉर्डिंग को सुना, एक एक बात को सुना, तमाम चीज़ें चेक की। करते कराते लगभग 2,500 रिकॉर्डिंग सुन ली। 2,500 रिकॉर्डिंग सुन ली, पुलिस वालों के हाथ खाली।
ना ही उसमें कुछ ऐसा मिला, ना ही कोई डिटेल, ना ही कोई जानकारी। सारी रिकॉर्डिंग महज हाल चाल की घर में बातचीत की थी, और कोई दोस्त यार हो तो उससे घंटों घंटों बात, लेकिन उसमें कुछ नहीं। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये आइडिया भी फेल है, लेकिन इसी दौरान रिकॉर्डिंग सुनते सुनते जब 2500 रिकॉर्डिंग बीत गई, तब पुलिस वालों को एक रिकॉर्डिंग मिली, और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कुछ तो डाउट हुआ। लेकिन अब भी बस डाउट हुआ, उस डाउट के दम पे पुलिस वाले किसी को हाथ नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा और पड़ताल कर लो। उसके बाद और अच्छे से चेक किया। जब और अच्छे से चेक किया तब कुछ और चीज़ें मिली, और लगभग 3500 रिकॉर्डिंग सुनते सुनाते हैं जो कातिल था उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और जब ये चेहरा सामने आता है तब पुलिस वाले घर पे दबिश देने जाते हैं। जब दबिश देने जाते हैं तो घर में जो पहली महिला निकल के सामने आती है उसी को गिरफ्तार करते हैं, और वो कोई और नहीं, रानू की पत्नी थी। और इस पूरी जांच पड़ताल में 65 दिन गुजर चुके थे। जब रानू की पत्नी को अच्छे से एग्जामिन किया और पूछा, तो पूछने के बाद रानू की पत्नी ने एक नाम लिया, और ये नाम किसी और का नहीं था, रानू के चचेरे भाई बिक्की का था। वही बिक्की जिसके फादर वीर सिंह ने रानू की मौत के लिए सबसे ज़्यादा पैरवी की थी, सबसे ज़्यादा मुकदमा लड़ने की बात की थी, और पुलिस वालों को बार बार टटोल रहे थे कि आप इस केस को जल्द से जल्द सुलझाइए। उन्हीं बिक्की की पत्नी, उन्हीं बिक्की का बेटा। जब नाम निकल के बिक्की का सामने आया, यानी वीर सिंह के बेटे का, फौरन वीर सिंह की अब तलाश शुरू हुई, कायदे से बिक्की की। जब तलाश शुरू हुई, रात के अंधेरे में जब घर पे दबिश डाली पुलिस वालों ने, फौरन बिक्की फरार हो गया। और फरार भी कहाँ हुआ, पीछे बहुत बड़ा जंगल था उसमें, और उस जंगल में तमाम तरह के जंगली जानवर, यानी जो भेड़िया टाइप चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद इस घर ने ना ही कोई सपोर्ट किया, ना कुछ किया। पुलिस वाले उस जंगल में घुस गए। अब आगे आगे बिक्की भाग रहा, पुलिस वाले पीछे पीछे। गांव वाले जब दूर से देख रहे तो उन्हें लग रहा कि कोई रेस्क्यू टीम आई है, चूंकि उस जंगल में गुलदार बहुत रहते थे। तो गांव वालों को लगा कि गुलदार पकड़ने कोई आया। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब इधर बिक्की भाग रहा, पुलिस वाले घेराबंदी कर रहे हैं, तमाम जानवरों से सामना हो रहा। पूरी रात उस जंगल को घेरे रखा। सुबह होते होते जो बिक्की था उसे गिरफ्तार किया। जब उसे गिरफ्तार किया तो एक और नाम निकल के सामने आया, वो नाम सागर का था। सागर को भी फाइनली गिरफ्तार किया। तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई वो महज इतनी सी थी कि रानू जो था उसकी जब शादी हुई, तो शादी होने के बाद रानू की पत्नी का जो कैरेक्टर था वो अच्छा नहीं था। शुरुआत में रानू ने इग्नोर किया, लेकिन लगातार जब रानू की पत्नी अपनी बदचलनी को दिखाने लगी तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान होगा उसे गुस्सा लगेगी। रानू को भी गुस्सा लगी। उसने गुस्से में अपनी पत्नी को एक दो बार पीट दिया। पीटने के दौरान अब जो बिक्की था वो भी घर पे आया था। उसने अपनी भाभी को बचाने के लिए कहा कि भैया मत मारिए, ठीक है सब कुछ। अब इसी बात से जो बीवी थी वो काफ़ी आकर्षित हो गई बिक्की के प्रति। आलम यह हुआ कि उसने एक बार मौका देख के बिक्की से अपने दिल की बात जब बोली तो बिक्की भी इनकार नहीं करता, वो भी हाँ कर देता। इसी के बाद अब देवर भाभी, जो कि एक बेहद पवित्र रिश्ता है, इन दोनों को कलंकित करते हुए ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आलम यह हुआ कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। इस बारे में भी रानू को भनक लगी। रानू फिर गुस्सा हुआ। गुस्से में उसने अपनी बीवी को फिर डांटा फटकारा। अब जितनी बार वो डांटे फटकारे, जो पत्नी है उसका लगाव, उसका प्यार बिक्की की तरफ और बढ़ता जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, और इस कदर पागल हो गए कि अब पत्नी ने खुद कहा रानू की कि अब एक काम करो, मेरे पति को हटा दो, क्योंकि ये जिंदा रहेगा, मुझे डांटेगा, फटकारेगा, हम लोग ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, हम तुम एक भी नहीं हो पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं, इसको निपटा दो। लेकिन निपटाएं कैसे? भाई भाई था, पता नहीं बच भी जाए। तब बिक्की ने अपने एक दोस्त सागर से बात की और कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे अपने भाई को मारना है। सागर की भी दोस्ती देखिए कि वो हाँ कर देता है। अच्छे कामों में लोग साथ नहीं आते, बुरे कामों में फ़ौरन हाँ कर दिया। इसके बाद सागर और बिक्की एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत पहले राजू के फादर को शराब पिलाते हैं। रानू के फादर जब शराब पी के धुत हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, तमंचे से गोली मारते हैं। गोली मारने के बाद थोड़ी दूर भागते हैं। उसके बाद फिर बिक्की लौट के आता है और चिल्लाने लगता है कि कुछ शोर हुआ, कुछ आवाज़ आई। घर के तमाम लोग उठते हैं। उठने के बाद जब देखते हैं तो ये सब हुआ था। इसके बाद फ़ौरन जो बिक्की के फादर थे उनको बेचारे को कुछ पता ही नहीं था कि उन्हीं का बेटा उनकी भतीजे के कत्ल में शामिल है। बिक्की के फादर वीर सिंह पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस वालों को कहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ कीजिए। उनको पता ही नहीं था कि जिस कातिल की तलाश वो दर बदर भटक के इधर उधर कर रहे हैं
वो कातिल तो उन्हीं के घर में बैठा है, उन्हीं का बेटा और उन्हीं की बहू। इतना होने के बाद अब फाइनली पुलिस वाले चार्जशीट बना रहे हैं। उसके बाद अब सागर के घर पे जाते हैं, उस तमंचे को यानी आला कत्ल को बरामद करते हैं। तमाम तरह के पहलुओं को और प्रकाश में लाया जा रहा। लेकिन जब इस केस को निकाल के सामने लाया गया 65 दिन बाद इस केस का, इस अगस्त महीने में जब खुलासा हुआ, तमाम लोग हैरान थे कि एक भाई अपनी ही भाभी के कहने पे अपने बड़े भाई को मार दे रहा। और वो पत्नी कैसी थी कि उसने अपने देवर के चलते अपने पति को मरवा दिया और उसी की लाश पे रोटी सेकती रही और अपने ही पति के फ़ोन से अपने आशिक यानी अपने देवर से बातचीत करती रही। और भला हो कि उसी फ़ोन से बातचीत करती रही, चूँकि जब पुलिस वालों ने उस फ़ोन को अपने कब्ज़े में लिया, कब्ज़े में लेने के बाद जब उसकी कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग को टटोला, तब निकल के सामने आया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, एक दूसरे के साथ कैसे अफेयर में थे। और यहीं से इस पूरे केस की गुत्थी सुलझी और पूरा केस हम सबके सामने है। तो आप सोच के देखिए, तो ऐसी कहानी के बारे में क्या कहा जाए। खैर, ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।